नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ मृगेंद्र प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से सक्रिय रही हैं, उनके नेता सक्रिय रहे हैं, वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और अपने पार्टी को लेकर के किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है उसको लेकर के भी जो है तैयारियाँ जोरों शोरों पर चल रही हैं। आज हम जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे वो मुद्दा यह रहेगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है जातियों का या उस जाति के नेता का, उसका क्या एग्जिस्टेंस रहेगा इस बार के चुनाव में। मेरा सवाल अनुराग आपसे ये है कि इस बार जैसे हम देखते हैं इस बार का जो चुनाव है, इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिन जातियों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिहार में नहीं था। जैसे मुकेश सहनी की पार्टी हो गई, या हम बात कर ले हम कि एक ओवरऑल बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं बड़ी पार्टियों के साथ उन पार्टियों का मर्ज हो जाना। ऐसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, एग्जिस्टेंस में होती है, लेकिन उनका एक वोट बैंक नहीं होता है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इन सारी पार्टियों का एक वोट बैंक है, इसका क्या प्रभाव रहेगा इस बार के चुनाव में? बिल्कुल आपने सही कहा। जो कहा कि एक तरह से आपने कहा कि टूट एक तरह से अलग अलग जो है मुकेश सहनी के तौर पर या फिर जीतन राम मांझी के तौर पर या फिर जो ये पार्टियां जो बटी हुई हैं जात को लेकर, जिस तरह से हर छोटे छोटे जो जिसको कहा जाए तो एक अलग निश्चित तौर पर जो उनका एक वर्ग है जो वोट बैंक है, वो जो है एक अलग सोच रखता है, अलग उनके मुद्दे होते हैं, अलग तरह की बातें होती हैं जब चुनाव के दौरान वोटिंग करते हैं। जैसे अगर जीतन राम मांझी की बात करें, जो वो महादलित समुदाय से आते हैं और उनकी जो अगर वो देखा जाए जो मुसहर समुदाय होता है वो ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता है। अगर वही पासवान की बात करें अगर तो वो आते हैं सी वर्ग से, शेड्यूल कास्ट। तो ये जो है इन तमाम जो जाति वर्ग हैं जो बिहार के अंदर, वो भी एक तरह से जो पार्टियों के रूप में अगर मुकेश सहनी की बात करें तो ये अलग अलग जो बटे हुए हैं। तो बिहार में आप देखते रहे हैं मृगेंद्र कि शुरू से ही शुरुआती दौर से ही जो पूरी तरह से चुनावों के दौरान कास्ट फैक्टर हावी रहा है और हावी रहा है। और जो एक वक्त था जब लालू यादव का वक्त था तो उस वक्त माई समीकरण, मुस्लिम यादव का समीकरण जो है वो हावी था। लालू यादव माई समीकरण पर ही एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे हम देखते हैं जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब जो है सरकार गठित होती है तो उस गठन में मंत्रालय का जब बंटवारा होता है तो अन्य लोगों को देखा जाता है कि किस जाति से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, उसके आधार पर भी जो है मंत्रालयों का जो है बंटवारा होता है ताकि एक पार्टिसिपेशन उस जाति का। क्या इस तरह की जातियों का एक पार्टी के साथ मर्ज होना बेहतर एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा रहेगा? और क्या ये एक ऐसा मुद्दा है यानी केवल हम इसी मुद्दे पर वोट करें, यानी कि हम इस जाति से हैं, उस जाति का नेता है तो इस आधार पर वोट होना चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अगर आपकी जाति का नहीं है और बेहतर कार्य करता है इस पर कार्य होना चाहिए? और क्या बिहार के जो लोग हैं वो विकास के मुद्दों को तवज्जो दे पाते हैं? ये पिछले जब चुनाव का हम अगर आंकड़ा देखें, इस बार क्या स्थिति रहेगी? क्या लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे या बस जातीय समीकरण में ही उलझ फिर के रह जाएंगे? देखिए मृगेंद्र, आपका कहना सही बात है कि आपने जो बात बहुत अच्छी की है कि जो लोग विकास के मुद्दे पर वोट क्यों नहीं देते हैं, आखिर जाति पात की बात क्यों आती है। तो ये जो है ये जो मुद्दा शुरुआती दौर से ही बिहार में जो है वो उठता ही रहा है। जो जात का मुद्दा है या फिर जो भी पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो लौकुश समीकरण जिसको कहा जाए कुर्मी कोयरी समीकरण के तहत वो जीतते रहे हैं। आज नीतीश कुमार को अगर देखें, अगर बिहार की पॉलिटिक्स में आज उतने सफल क्यों हैं अगर माना जाए तो देखिए उनका एक जो जाति वर्ग है जो कुर्मी कोयरी का एक बड़ा हिस्सा जो है बिहार में बसता है। वो जो है लगभग 16% की बात करें अगर, लगभग तो 16% उनकी जाति की हिस्सेदारी बिहार के अंदर है। तो वो एक बड़ा हिस्सा जो है अगर किसी भी पार्टी के साथ मर्ज हो जाता है, अगर लालू यादव के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था 2015 में देखा तो उनका माई समीकरण था और नीतीश कुमार का जो लौकुश समीकरण था, तो ये दोनों समीकरण काम कर गया। अगर यही जो नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी का आप अगर वोट बैंक देखेंगे, जो सवर्ण वोटर होते हैं, जो बीजेपी के साथ सवर्ण वोटर हैं वो जुड़े हुए हैं स्वाभाविक तौर पे, जो शहरी वोटर हैं वो जुड़े हुए हैं बीजेपी के। तो जो ये जो वोट बैंक है अगर नीतीश कुमार उसके साथ अगर जुड़ते हैं तो आप अगर समझे कि ये दोनों जो है आंकड़ा उनका कहीं ना कहीं अगर इधर या उधर दोनों तरफ फिट बैठ जाता है नीतीश कुमार का। तो ये बातें जो है बिहार की राजनीति में लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। या फिर जो आज चिराग पासवान हैं वो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, रामविलास पासवान जो हैं दलितों के बड़े मसीहा हैं।
तो ये जो है उनका भी एक बड़ी हिस्सेदारी है बिहार में दलित समुदाय की। अनुराग, एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या आपको नहीं लगता है कि जब समय समय पर चुनाव होता है, सरकारें गठित होती हैं, लेकिन बिहार के अगर विकास की जहाँ तक बात आती है, जो हम विकास के पैमाने पर बात करते हैं, तो बिहार बहुत पिछड़ा नज़र आता है। क्या बिहार के लोगों में उस स्तर का जागरूकता नहीं है कि लोग ये तय कर पाए कि हमें विकास के मुद्दे पर वोट करना है, या वो सारे जो मुद्दे इनके लिए अहम नहीं हो पाते हैं, सेंटिमेंट्स में वोट कर देते हैं? क्या कमियां कहाँ पे रह जाती हैं कि सरकारें गठित होती हैं, उसके बाद गठन होने के बाद कार्य भी करती हैं, 5 साल बाद चुनाव होता है, लेकिन लोग उस तरीके से विकल्प को नहीं चुन पाते हैं और इन सारी चीज़ों में जो है फंसे रहते हैं? देखिए, पार्टियां जो भी उतरती हैं चुनाव में, आप तो देखें होंगे मृगेंद्र कि वो जो कुछ न कुछ मुद्दे पर विकास का ही मुद्दा उनका होता है। अब जैसे तेजस्वी यादव है, अगर इन दिनों बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं मुखरता से, या फिर किसानों का जो मुद्दा है, मुद्दे तो उठते हैं, लेकिन उस मुद्दे पर काम कितना होता है? बिल्कुल आपने यही कहा, जो ये मुद्दा तो पार्टियां जो बिल्कुल है वो चेहरा बना के उतरती हैं कि हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो हमारे लिए बेरोजगारी मुद्दा है। अब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां को भी वादा कर दिया बिहार की जनता से कि युवाओं को अगर आएंगे तो पहले कैबिनेट में ही मोहर लगा देंगे 10 लाख नौकरियों पर। तो ये तमाम बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव हो तो विकास की बातें कर रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार जो है सुशासन बाबू की छवि उनकी जो रही है, वो भी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते रहे हैं। पर इस विकास के मुद्दे के पीछे कहीं ना कहीं जाति छिपी होती है मृगेंद्र। ये जो है जात और जमात जिसको कहा जाए कि मुस्लिम और यादव, अगर मुस्लिम यादव समीकरण के तहत तो लालू यादव लड़ते रहे हैं, और आज जो है तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि हम मुस्लिम यादव ही नहीं, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। दरअसल जो आरजेडी की एक छवि बनी हुई है मुस्लिम यादव माई समीकरण जो है, उसी पर वो चलते रहे हैं। तो अब जो माई समीकरण जिसको कहा जाए अगर, तो वो माई समीकरण जो पहले की स्थिति थी, अगर देखें लालू यादव का जो वक्त था और अब के वक्त में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। तो देखिए, शिक्षा के स्तर में अगर सुधार होगा तो सोच बदलेगी लोगों की, तो कोई भी समीकरण जो है दरकता जरूर एक अंतिम सवाल मेरा आपसे यह रहेगा कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी जाति के राजनीति में पार्टिसिपेशन का, तो हम ये देखते हैं कि जो महादलित का पार्टिसिपेशन है, या उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं, या दलित वर्ग के जो नेता हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के जो प्रतिनिधित्व करने वाले नेता है, क्या अपने जातियों में उस तरीके का कार्य करते हैं? क्या जो खास करके सच में वंचित हैं, शोषित हैं, उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि अगर मान लीजिए हम महादलित के नेता हैं, तो महादलित के एक ऐसा बस्ती है जहाँ पर लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, हम सक्षम है नेता हैं, तो कुछ इस तरीके से व्यवस्था कर दें कि उनकी शादियाँ हो जाएं, या हम उनको जो है आर्थिक रूप से मदद कर दें। आखिर नेता तो हो जाते हैं, पार्टिसिपेशन तो कर देते हैं अपने जाति का, लेकिन उस तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है कि हम शोषित वंचित को किस तरीके से एक मुख्य धारा में जोड़े हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मृगेंद्र। मैंने तो खुद भी रिपोर्टिंग की है और मैंने ज़मीनी हकीकत भी देखा है। जब मैं महादलित बस्तियों में गया हूँ, बहुत सारे महादलित बस्तियों में गया हूँ, जो नेता दावा करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि महादलितों के लिए हमने ये किया वो किया, पर जो ज़मीनी हकीकत अगर जाएं, अगर आप उन बस्तियों में जाकर देखें तो इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी होती है कि आप वहाँ पाँव नहीं रख सकते। मैं सच्चाई से रूबरू हो चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सीन मैंने जो देखा है वहाँ पर क्या हालात होते हैं। तमाम तरह के दावे होते हैं कि विकास के लिए पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उनके जब तक आप उनके मेंटल लेवल को जो है नहीं सुधारेंगे, तो मेंटल लेवल सुधारने के लिए शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाएंगे, वहाँ शिक्षित नहीं करेंगे उन लोगों के बीच में, एक जागरूकता नहीं होगी लोगों के बीच में। जब तक शिक्षा नहीं होगी तो जागरूकता नहीं होगी। तो अगर आप भी आज भी अगर आप जाएं कोई भी महादलित बस्ती में अगर आप जाते हैं तो आप इस तल्ख हकीकत से रूबरू हो जाएंगे, जैसा कि आपने पूछा कि अगर क्या हालात है, नेता जो है ज़मीनी लेवल पर काम नहीं करते हैं, केवल दावे करते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल। इससे जुड़ करके एक सवाल उभरता है कि जैसे सरकारें दावा करती हैं, कागजों में दावा करती हैं कि हम जो है शिक्षा के विभाग में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा को बेहतर बना रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन सच में एग्जीक्यूशन को जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खामियां पाते हैं। और यही एक कारण है जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, सेंटिमेंट्स में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, लोग आपने क्या कार्य किया इसके आधार पर आपको वोट करेंगे। और जो जातिगत राजनीति करने वाले लोग हैं या जातिगत राजनीति करने वाले नेता हैं, इनकी जो राजनीति है, इनकी जो दुकान वो बंद हो जाएगी। इससे मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं खुद उलझा करके रखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जो शिक्षा का मुद्दा है, ये पहले भी बात उठती रही है कि जो शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा जो है नेता चाहते नहीं है कि जनता शिक्षित हो जाए। अगर शिक्षित हो जाएगी तो वो चीज़ों को समझने लगेगी। तो वो जो जात जमात की जो बात आप कर रहे हैं, तो जात जमात तो निश्चित तौर पर जब अगर किसी
कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो अलग तरह की बात करेगा, वो विकास की ज़्यादा बात करेगा। अभी अब वर्तमान की सरकार में अगर देखें तो विकास की बात मुद्दे जरूर रहते हैं अभी, पर बिहार का चुनाव हो फिर या फिर यूपी का भी चुनाव, जो बिहार का पड़ोसी राज्य है यूपी, इन दोनों राज्यों में आप देखेंगे कि जातिगत मुद्दे जो है वह भी होते हैं। ये तय बात है, आप कितनी भी बात कर ले, पढ़ाई लिखाई का लेवल इन राज्यों में अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों के मुकाबले आप काफ़ी पिछड़े हुए हैं। बिहार की स्थिति जो है अगर कितना भी दावा कर ले, और या फिर सरकारी शिक्षकों की कमी है, अस्पतालों में अगर इलाज की बात करें तो वहाँ भी कमी है। तो इन तमाम बातों को अगर देखा जाए तो जो आपने विकास की बात की या शिक्षा की बात की, तो वहाँ हम पिछड़े नज़र आ रहे हैं। बिहार आज भी है, अगर 15 साल की बात करें, 15 साल नीतीश सरकार या 15 साल लालू की सरकार रही, तो विकास जो आज ढोल पीट रहे हैं, तो नीतीश सरकार में ये हम सवाल खड़ा कर सकते हैं कि जब आप 15 सालों में आप क्यों उद्योग धंधे नहीं लगा सकते बिहार के अंदर? कोई भी उद्योग धंधे नहीं आ सके। अगर उद्योग धंधे लगते तो बिहार के लोगों को रोजगार मिल सकता था। दावे जरूर कर रहे हैं नीतीश कुमार कि हम लोगों को रोजगार देंगे। जो बिहार के लोग आए लौट कर, जो इस वक्त में जब संकट का वक्त था, कोरोना संकट का दौर था, लाखों लाख की संख्या में 25-30 लाख लोग आए बिहार में। बिहारी जो थे वो बाहर रह रहे थे, तो नीतीश कुमार ने दावा किया कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है बाहर, हम आपको यही नौकरी देंगे। तो आप नौकरी कहाँ से देंगे साहब? नौकरी देने के लिए आपके पास क्या आधार है? कौन सा आपने व्यवस्था की है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कोई उद्योग धंधा आपने नहीं बैठाया। या फिर शिक्षा की ही बात करें तो शिक्षा में आपने कौन सा खड़ा कर दिया कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट? अभी भी स्थिति देखें आप, क्या मिल आप देखते होंगे स्थिति क्या है अभी की, जो उच्च शिक्षा पाने के लिए अभी भी बच्चे बाहर ही जा रहे हैं, कोटा का रुख कर रहे हैं, या फिर और भी बड़े दूसरे राज्य में जा रहे हैं। बिहार के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि बिहार में पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता है, और जब भी नीतीश कुमार की सरकार आती है दावा करते हैं कि हम पलायन को रोकने के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। एक तो सवाल ये रह जाता है, दूसरा सवाल ये उठता है यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ कि जब हम शिक्षा को लेकर के बात करते हैं, और सभी को मालूम है कि बिहार का ऐसा टैलेंट है, ऐसा टैलेंटेड जो है स्टेट है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को जो है इन्होंने बिहार की धरती ने दिया है शिक्षा, जो देश के लिए कार्य करते हैं या विदेशों में अपने प्रदेश का जो है परचम लहराया है। लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं या मतलब बढ़िया गुणवत्ता की बात करते हैं कि उनको शिक्षा यहीं पर मिले, उनका जो स्किल है वो यहीं पर फ्लोरिश किया जाए बिहार में, उस तरह की चीज़ें सरकार भी नहीं करती है। या तो गवर्नेंस में दिक्कत है, या हम जिसको मंत्रालय देते हैं वो मंत्री उस तरीके से कार्य नहीं करता है, या एग्जीक्यूशन या एक प्लान जो है ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार का एक मंशा स्पष्ट नहीं होता है, एक उनका प्लान नहीं होता है कि हमको कुछ 5 सालों में क्या करना है, 3 सालों में शिक्षा के व्यवस्था में कैसा कार्य करें। क्योंकि इसका एग्जाम्पल है, हम दिल्ली का चर्चा इसलिए भी करेंगे, जिक्र करेंगे कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी, बहुत सारे मुद्दों पर उनकी खामियां हैं, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था पर अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े देशों के लोग आते हैं, देखते हैं कि भाई किस तरीके से सरकारी विद्यालयों का उन्होंने कायाकल्प बदला है। उस तरह की चीज़ें जो है बिहार में भी हो सकती हैं, बशर्ते सरकार का मंशा स्पष्ट हो। आपने सही कहा। अगर आप बिहार के अभी एक सरकारी स्कूल में चले जाएं और देखें क्या स्थिति है वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, पंखे नहीं है। अब वो आप उस स्थिति में क्वालिटी एजुकेशन की क्या बात करेंगे? जो स्कूलों के अंदर अगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं और गर्मी का वक्त है, अगर आप कल्पना करें कि पंखा नहीं लगा हो वहाँ पर, या फिर ठंड का वक्त हो और वो ज़मीन पर बैठ कर पढ़ रहे हों, बोरा बिछा कर पढ़ रहे हों, तो ये स्थितियाँ हैं अभी तक। बिहार के स्कूलों में अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो मतलब वहाँ ज़रूरत होनी चाहिए, जो बच्चों को मिलनी चाहिए। ठीक है, सरकार दावा करती है कि हम किताब दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, पेंसिल दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, पर अगर आप क्वालिटी एजुकेशन कहाँ दे पा रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन की जो आपने बात की, वो मतलब स्कूली शिक्षा के लेवल पर भी हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अगर आप बात करें, तो क्या स्थितियाँ हैं आज के डेट में? पॉलिटिक्स जो है कॉलेजों में, पॉलिटिक्स ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। ये जो बातें सामने आती रही हैं, बिहार में शुरू से रहा है। बिहार जेपी की धरती भी रही है, यहाँ से बड़े बड़े नेता निकले, नीतीश कुमार और लालू यादव हैं, छात्र आंदोलन के ही देन है। तो वो जो छात्र आंदोलन का जो बीज है बिहार में, वो बिल्कुल लगता है कि जिसको कहा जाए कि अभी छात्रों के ये जहाँ से निकले हैं, इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि जहाँ से सुशील कुमार मोदी निकले, नीतीश जी निकले या लालू प्रसाद यादव निकले, आप उस पटना यूनिवर्सिटी में चले जाइए, पटना जो भी कॉलेजेज हैं जहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया, वहाँ के आप बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि जहाँ से ये लोग निकले, और एक जो है रिप्रेजेंटेशन रहा इनका विधानसभा में, लोकसभा में रहा, इवन मुख्यमंत्री भी रहे, सुशील मोदी मुख्यमंत्री भी रहे, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, लालू जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसको भी हम बेहतर नहीं कर पाए।
बिल्कुल। आप देखें, अगर आप याद करें, थोड़ा पीछे जाएं अगर, तो पीएम मोदी आए थे उस वक्त और नीतीश कुमार ने खुलकर उनसे मांग की थी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आज तक अभी तक नहीं दिया जा सका है। वजह क्या है? उसके पीछे जो क्राइटेरिया है, जो मानक है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बिहार में स्थिति ये है कि कोई भी यूनिवर्सिटी उस मानक को पूरा करने के लिए मतलब सक्षम नहीं दिख रहा है। और पटना यूनिवर्सिटी जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है बिहार का, उसको जो है खुद सीएम मांग कर चुके हैं, तो वो दर्जा नहीं दे सकी सरकार। तो वजह है इसके पीछे, आपको अंदर में टटोलना होगा जाकर कि आखिर क्या कमियां हैं पढ़ाई के। देखिए, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है तो तमाम तरह के उसमें गुणवत्ता देखे जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी देखा जाता है, बिल्डिंग्स भी देखे जाते हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं आप वो नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, वहाँ छात्रों को नहीं दे पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि छात्र है अभी भी बाहर जाने के लिए जो उच्च शिक्षा अगर लेते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई हो, तो बाहर ही का रुख करते हैं। आखिर ये कहीं ना कहीं ये तल्ख सच्चाई है बिहार की। तो बिल्कुल ये सच्चाई है बिहार की कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर के, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के, पलायन को लेकर के, या जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को इफेक्ट डालती हैं, सड़क को लेकर के, परिवहन को लेकर के, वो आमूलचूल बदलाव हम नहीं देखते हैं। जिस तरीके से वेस्टर्न स्टेट्स में, यानी जो अपने देश का जो पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी राज्यों में जैसे गुजरात की बात कर ले या अन्य स्टेट्स, वहाँ पर अच्छी शिक्षा है बिहार की तुलना में, अच्छी फैसिलिटीज़ है और सरकारें हर 5 साल बाद जो है बनती हैं। लोग यहाँ जो है वोट करते हैं, वोट करने पर जो है करने के समय में सरकारें दावा भी करती हैं, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के तहत लोगों को लुभाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन 5 साल में उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। बिहार से जुड़े मुद्दों को लेकर के सिटी पोस्ट लाइव चर्चा करता रहेगा। जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।